तो स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला सवाल है 103 सवाल में लिखा गया, क्वेश्चन में लिखा गया है नंबर ऑफ स्पेसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड। आपको एनसीईआरटी में ये बात लिखा गया है कि IUCN, अगर बात करिए IUCN की, इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अगर डेटा को आप देखोगे तो अभी तक इतने स्पेसीज को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसीज, दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई इधर उधर जाने की सवाल नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का आ गया। ठीक है, तो ये डेटा आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। वो आपको पता है कि कैरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमिक हायरार्की को इंट्रोड्यूस किया है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है ना। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है कि आपको जैसे कि पता है कि हायरार्की में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे कि सबसे लोएस्ट यूनिट होता है जो स्पेसीज होता है ना। स्पेसीज के ऊपर में जीनस होता है, तो जीनस के, तो आपने देखा है ना कि स्पेसीज हो गया, उसके ऊपर में हो जाता है जेनस, है ना। जेनस के ऊपर में हो जाता है फैमिली, है ना। फैमिली के ऊपर में हो जाता है आपका जाकर के ऑर्डर, फिर आपका जाकर के हो जाता है क्लास, उसके बाद फिर आपका जाकर के हो जाता है फाइलम, अगर प्लांट है तो डिवीजन, फिर आपका किंगडम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 जो होते हैं वो मेन आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। ठीक है ना। तो इस हायरार्की में, है ना, ये जो हायरार्की है नीचे से ऊपर की तरफ जो हायरार्की है ना, इस हायरार्की में, इस हायरार्की को किसने इंट्रोड्यूस किया था? हायरार्की वर्ड को जो है वो, उसको किसने, टैक्सोनॉमिक हायरार्की को किसने इस्तेमाल किया है? बस इतना, यहाँ इतना तो कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बस इंट्रोड्यूस किसने किया है इसको। तो डायरेक्ट लीनियस आपको ऑलरेडी पहले से पता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो जी, स्लाइम मोल्ड, है ना। इन स्लाइम मोल्ड सेल्स वाज प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट। आपको पता है, देखो स्लाइम मोल्ड जो होता है वो किसका मेंबर है ना, प्रोटोजोआ का मेंबर है ना। नहीं सॉरी, स्लाइम मोल्ड किसका मेंबर है? स्लाइम मोल्ड जो है वो आपका प्रोटिस्टा में है, प्रोटिस्टा में आता है ना। प्रोटोजोआ तो अलग हो गया ना, तो ये प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्ड जो होता है, इट इज कंसिडर्ड एज द यूनिसेलुलर फंगस। तो यूनिसेलुलर फंजाई की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। तो फेवरेबल कंडीशन में तो ये प्लाज्मोडियम बनाता है, आप देखोगे इस तरीके से पूरा फैलते जाता है, सेवरल फीट तक पूरा फैलते चला जाता है। अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेता है, स्पोरेंजियम के अंदर में स्पोर बनता है। तो स्पोर का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोजिक होता है। अगर आपको पता हो, क्लास में मैं आपको याद होगा, क्लास में मैं पढ़ाया था कि जब ये फैलते चला जा रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन आया तो ये स्पोरेंजियोफोर बना, इसके अंदर में स्पोरेंजियम बन गया, इसके अंदर में स्पोर बन जाता है और इसके ऊपर में सेलुलोजिक सेल वॉल बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मोडियम में तो ऐसे सेल वॉल नहीं होता है फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन जो स्पोर बनता है उसमें सेल वॉल होता है। तो आपको समझ में आ गया, 3 आंसर हो गया राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रिडक्शन डिवीजन इन फ्यूनेरिया। अब फ्यूनेरिया में जो रिडक्शन, फ्यूनेरिया क्या है? ये ब्रायोफाइट है। ये क्या है बेटा? ब्रायोफाइट है। ठीक है, तो जो ब्रायोफाइट होता है, तो ब्रायोफाइट में आपको पता होगा स्पोर मदर सेल, है ना, स्पोर मदर सेल। ठीक है, ये स्पोर मदर सेल क्या बनाता है? स्पोर बनाता है। ठीक है ना। तो स्पोर मदर सेल कैसे होता है? 2n होता है, स्पोर होता है n हैप्लॉइड, तो मियोसिस सेल डिवीजन करता है। तो एंथ्रेडियल या आर्किगोनियल सेल में तो होगा नहीं, ये तो खुद हैप्लॉइड है ना। जाइगोट में तो मियोसिस होता नहीं, जाइगोट तो डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है, तो वो तो माइटोसिस करेगा। तो मियोसिस की बात है, सिंपल सी आंसर है, रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस बोले तो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, है ना। अब इसमें बोल रहा है टेरिस एंड साइकस रिजेंबल्स इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम ट्यूब। अरे भाई, ये पोलन ट्यूब है। हाँ ठीक है, पोलन ट्यूब पूछा है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेरिस एंड साइकस रिजेंबल इन प्रेजेंस ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब का प्रेजेंस पूछा है, तो आप बताओ टेरिस क्या है? ये टेरिडोफाइट है ना बेटा, और ये क्या है? जिम्नोस्पर्म है साइकस। तो क्या इसमें जो होता है, इसके पास पोलन ट्यूब होगा? टेरिडोफाइटा में पोलन ट्यूब होता है, तो ये इसको कैसे रिजेंबल कर सकता है पोलन ट्यूब के रिस्पेक्ट में? यह स्टेटमेंट गलत हो गया ना बेटा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट क्या कहते हैं? फर्न डिफर फ्रॉम स्लैजिनेला इन अकरेंस ऑफ होमोस्पोरिया। बात सही, स्लैजिनेला हेटेरोस्पोरस होता है, फर्न में होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस भी होते हैं। तो इसका ये बी ऑप्शन सही हो गया। तो इसका क्या स्टेटमेंट हो जाएगा? ए स्टेटमेंट जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया और बी जो हो गया वो करेक्ट हो गया। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिस्ट करना है
लिस्ट 1 and 2, एक मैचिंग करना है बेटा। तो मैचिंग करना है तो देखो कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा बात जो मैंने आपको बताया है, कॉमन नेम जो है आपको बताया है व्हाइट रस्ट। कौन सा व्हाइट रस्ट जो हो गया, येलो रस्ट हो गया, ब्राउन रस्ट हो गया, ब्लैक रस्ट हो गया, ये सब डिफरेंट टाइप के डिजीज हैं जो व्हीट के में होता है। व्हीट मतलब गेहूं के पौधे में होता है। तो कौन सा फंजाई जो है, कौन सा ग्रुप का जो फंजाई है वो कौन सा बीमारी को फैलाता है। दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, डोंट वरी, है ना। तो बच्चों इसमें क्या हो गया आपका जाकर के कि व्हाइट रस्ट की बात कर रहा है। तो अब आप बताओ इसमें कि व्हाइट रस्ट जो हो गया वो किसको बोलेंगे, अल्ब्यूगो, ठीक है। तो अल्ब्यूगो हो गया व्हाइट रस्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर बी में क्या है, येलो रस्ट। तो येलो रस्ट आप किसको बोलते हो, पक्सिनिया को, है ना। अब पक्सिनिया में दो है, ट्रिटिसाई है, ग्रैमिनीसा ये है, ठीक है। तो पक्सिनिया है ना, ग्लूमेरम, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, येलो रस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखो ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट। तो ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट आपको पता होना चाहिए। ब्लैक रस्ट किसको बोलेंगे, है ना। तो आपको ये पता हो गया कि जो ब्लैक रस्ट होगा वो क्या होता है, ट्रिटिसाई होता है ना, है ना। पैक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई नहीं होता है, ये पैक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई हो गया ना, ट्रिटिसाई, ठीक है। तो ये पैक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई क्या हो जाएगा बेटा, ये पैक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसाई जो है वो आपका हो जाएगा ब्लैक रस्ट, ये आ जाएगा ब्लैक रस्ट में, ठीक है। और ये ट्रिटिकैन जो है वो ब्राउन रस्ट में हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कौन आंसर होगा, ठीक है, क्लियर, राइट। ये आपको डायरेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है कौन सा बीमारी, व्हाइट रस्ट कौन फैलाता है ना, येलो रस्ट कौन फैलाता है, ब्लैक रस्ट कौन फैलाता है। तो ये फंजाई चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा करके रखा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल में आते हैं बेटा, जल्दी जल्दी सवाल को हमको करना है, ठीक है। चलिए अब फिर से मैचिंग करने वाला क्वेश्चन आ गया। बताओ बेटा एंडोस्पोर किस में बनता है, तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, एंडोस्पोर बैक्टीरिया में बनता है, ठीक है। डाइएटम में क्या बनता है बेटा, डाइएटम में जो होता है ऑक्जियोस्पोर बनता है, ये भी मैं ऑलरेडी बता करके रखा हूँ। ऑक्जियोस्पोर कैसा होता है, याद है ना, इस तरीके से अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरीके से स्पोर बन जाता है ना। ऊपर वाला को इपीथीका बोलते हैं, नीचे वाला को हाइपोथीका बोलते हैं। तो ये स्पेशल टाइप के स्पोर बन जाता है ना। तो ये ऑक्जियोस्पोर हो गया, ठीक। उसके बाद फिर रहा एस्कोस्पोर। तो एस्कोस्पोर किस में बनेगा, एस्कोमाइसिटीज में। तो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर खोजो, न्यूरोस्पोरा हो गया, ठीक है। बेसिडियोस्पोर किस में बनेगा, बेसिडियोमाइसिटीज में। तो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर कौन हो गया, एगेरिकस। तो आप देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा से, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर है ना, ओके। नाउ 110 110 क्वेश्चन देखो। CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इन कैल्विन बेंसन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल में, है ना, कैल्विन साइकिल जिसको आप बोलते हो C3 साइकिल, C3 साइकिल, ठीक है। C3 साइकिल में बताओ पहला जो है वो CO2 का एक्सेप्टर कौन होता है, याद है ना, RUBP, ठीक है, जो 5 कार्बन का बना होता है। तो देखो ये RUBP हो गया। अगर C4 साइकिल होता है तो उसका कौन होता है, PEP, पेप होता है, जो 3 कार्बन का होता है, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे C3 के बारे में पूछ रहा है, कैल्विन साइकिल के बारे में पूछ रहा है। सो आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। हाउ मेनी, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। हाउ मेनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ड्यूरिंग वन क्रेब साइकिल लीड टू द रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम NAD। अब कितना NADH अब बताओ, आप बताओ NADH कैसे बनता है। ये जो NAD है, NAD का जो है वो रिडक्शन होने से बनता है, ठीक है। तो कितने NADH बनते हैं एक बार क्रेब साइकिल में, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं 3 बार बनता है। जहां पे डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है ना। पहला बार डीकार्बोक्सिलेशन जो हुआ है बेटा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना है, फिर अगेन डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, है ना। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम A बन गया। तो ठीक, तो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, 1 बार ऑक्सीडेशन हुआ है, तो 3 बार हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 NADH बनता है, ठीक है। NAD का जब रिडक्शन होगा तो NAD क्या है बेटा, कोएंजाइम होता है, आपको ऑलरेडी पहले पता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द ATP आर सिंथेसाइज्ड व्हेन, है ना। क्या लिखा गया बेटा, ड्यूरिंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन द ATP आर सिंथेसाइज्ड व्हेन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन मान लो, और ये आपका जाकर के इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन, तो ये यहां से प्रोटॉन पूरा भर गया था। अब ये प्रोटॉन 5 नंबर कॉम्प्लेक्स से अंदर आएगा, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, यानी मैट्रिक्स में। तो क्या हो गया, प्रोटॉन पंप फ्रॉम
इन मेम्ब्रेन के स्पेस से अंदर की तरफ। तो यहाँ ऐसा कौन इन्फ्लक्स होने, ठीक है, इन्फ्लक्स ऑफ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन फ्रॉम इन्फ्लक्स टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। देखो ये बाहर से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से अंदर की तरफ आएगा तो प्रोटॉन पंप होगा। तो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको याद होगा ना, तो ये 4 ऑप्शन राइट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में याद है ना कि पहले जो है कीमोऑस्मोसिस में मैंने आपको पढ़ाया था कि सारा प्रोटॉन पहले जाकर के इधर भर जाता है और जब वो प्रोटॉन वापस लौट करके आएगा तो यहाँ पे बनाएगा, ठीक है, एटीपी बनाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब देखो क्या कहता है, अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो होता है, जिसे बनाना का एग्जांपल दिया है, तो बनाना में जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट होता है ना, उसमें क्या होता है, सडन इंक्रीज हो जाता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सवाल है, डायरेक्ट बोल दिया कि दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लाइमेट्रिक, है ना। क्लाइमेट्रिक प्रोसेस क्या होता है, अचानक जो है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाना, जब राइपनिंग की प्रोसेस होती है तो अचानक बढ़ जाता है बेटा, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच 5 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स ऑफ द क्रेब साइकिल इज ए की कंपाउंड इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में सिट्रिक एसिड तो होगा नहीं बेटा, है ना, ये तो सिट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है ना। फ्यूमरिक एसिड नहीं होगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, याद है ना। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है रिएक्शन करेगा किसके साथ रिएक्शन करेगा बेटा, किसके साथ रिएक्शन करेगा बताओ, NH4+ के साथ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, है ना। और ये क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड इन केस ऑफ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहला जो अमीनो एसिड होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करता है। जैसे देखो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या था कि जैसे ये अंदर बीच में फ्लोएम होता है और उसके बगल में जाइलम होता है, तो जाइलम को बेटा अगर हटा दोगे, पूरा का पूरा वो जाइलम वाला लेयर को हटा दिए और फ्लोएम वाला को रहने दिए, तो फूड का कंडक्शन हो रहा था, है ना, फूड का कंडक्शन हो रहा था। तो फूड का कंडक्शन फ्लोएम के द्वारा होता है, तो जाइलम को अगर हटाया तो पानी का कंडक्शन बंद हो गया था। तो इससे क्या होता है, सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे कंडक्शन ऑफ फूड को एक्सपेरिमेंट में बताया गया था। मैं अगर आपको क्लास याद होगा तो क्लास में मैं बताया था, तो कंडक्शन ऑफ फूड के बारे में बताया गया था, ठीक है। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है,